हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिन हो गए क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हमेशा की जल्दी से जल्दी क्लास ले पाऊँ और आपको हर टाइम हर रोज़ जब भी मैं क्लास लेती हूँ लास्ट में ये बोलती हूँ कि हाँ मैं जल्दी से जल्दी क्लास लूँगी, बट नहीं ले पाती हूँ किसी कारण की वजह से। कारण क्या है कि एक्चुअल में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, कब की आपको पता है। तो उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्लासें हैं, तो उसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कैसे क्लास लूँ। तो कभी कभी तो मुझे उनकी क्लासों को छुट्टी करके फिर आपकी क्लास लेनी पड़ती है ना। तो जैसे तैसे टाइम मिलता है, जैसे वैसे वैसे मैं शाम सुबह जैसे भी जो है शाम को हमारी क्लासें होती है, तो शाम को थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है जल्दी क्लासें थोड़ी जल्दी छोड़ के। तो और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ले पाऊँ। हालांकि ये जो वर्ड है मैं हमेशा बोलती हूँ और मुझे पता है कि आप परेशान हो चुके हो इसे सुन के कि आप हमेशा बोलते हो कि जल्दी क्लास लूँगी लेकिन आप लेते नहीं हो। इसी के लिए सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगी कि रियली कोशिश करूँगी, मन से बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लास ले पाऊँ। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने गर्भ निरोधक उपाय पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। अच्छा, मैंने ये कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि एक हमारी क्लास और होगी, उसके अंदर ये लेसन समाप्त हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आज की क्लास के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये लेसन मैं ख़त्म कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं मान लो कि क्लास ले भी लेती हूँ लंबी, तो भी आप इतना एकदम से सारा इतना भार झेल नहीं पाओगे, है ना। इतनी लंबी क्लास देख के तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो मैं यूँ सोच रही हूँ कि आज थोड़ा हम जो भी है आधा पर्दा टॉपिक जो MTP है एंड लास्ट वाला जो भी टॉपिक है जिसे आर्ट है, ART है, तो उसका आधा टॉपिक कर लेंगे। बाकी जो है हमारे जैसे कि STT वगैरह है और आर्ट का ही आधा टॉपिक जो है वो मैं अगली क्लास के अंदर ले लूँगी। ठीक है, तो इसकी यानी कि इस लेसन की अब हमारे पास 2 क्लासें बची है। एक तो आज की हो जाएगी हमारी क्लास, और एक नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि उसको भी ले लूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं MTP। MTP क्या है? पहली चीज़ तो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए MTP का पूरा नाम क्या है। MTP का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ मैं मेडिकल, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि भाई आप हिंदी में लिखवाओ ना, आप इंग्लिश में क्यों लिखवा रहे हो। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं तो कहे स्पेलिंग, बस स्पेलिंग लिखनी है, बाकी तो वो की वही है ना। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ऐसे शब्दों को हिंदी में लिख रही हूँ बस। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हिंदी में प्योर हिंदी में इसे कहेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में आपको पढ़ना है, तो इसे क्या नाम देंगे, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। या MTP का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? क्लियर तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, इसमें नाम तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, पहली चीज़ तो MTP है क्या। अच्छा, इस लेसन के अंदर हमने जो फर्स्ट इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, जैसे कि मान लो कि कोई फीमेल एंड मेल है, वो आपस में इंटरकोर्स की क्रिया करते हैं, बट उनको बेबी नहीं चाहिए, अभी उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो बच्चा ना हो इसके लिए वो कुछ उपयोग में विधियाँ लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय। क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक उपाय। अब गर्भ निरोधक उपाय हमने बहुत सारे पढ़े, जैसे कि हमने प्राकृतिक विधियाँ पढ़ी, और फिर हमने उसके बाद में रोध यानी कि बैरियर पढ़े, फिर हमने उसके बाद में रासायनिक विधियाँ पढ़ी, और सबसे लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, शल्य क्रिया पढ़ी थी, सर्जिकल मेथड पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर की आपको पता ही है, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, ताकि अंडाणु शुक्राणु आगे न बढ़ पाए, शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाए, है ना। शुक्राणु शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाए और अंडाणु जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक आ ही नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो वो थे गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय का मतलब क्या है, जिसके अंदर पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, चाहे वो
शरीर के द्वारा ध्यान रखा जाए, या फिर बाहर से कोई वस्तु लेके आ रहे हो आप, अंदर शरीर में कोई ले रहे हो, जैसे केमिकल ले लिया आपने, या कोई बैरियर ले लिया आपने, या कोई आपने मान लीजिए कि किसी ने क्या कर दिया हो, सर्जरी कर दी हो, तो वो तो है ध्यान रखने वाली बातें, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकने वाली बातें। अब हम जो पढ़ रहे हैं एमटीपी, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, ये क्या है, एमटीपी का मतलब क्या है। एमटीपी का मतलब है कि अगर किसी नर और मादा के अंदर संभोग की क्रिया हो जाए, इंटरकोर्स की क्रिया हो जाए, ठीक है, और उन्होंने ध्यान नहीं रखा, किसी भी गर्भ निरोधक उपाय को उन्होंने प्रयोग में नहीं लिया, ना कोई कंडोम यूज़ किया, ठीक है, ना ही कोई बैरियर यूज़, मतलब बैरियर ही कंडोम ही है एक तरह का, बैरियर यूज़ किया, ना ही कोई उन्होंने पिल्स ली, ना ही उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है, कुछ भी नहीं, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाया उन्होंने, और उसकी वजह से अगर मान लीजिए कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, ठीक है, एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, अब वो नहीं चाहती है कि वो बच्चा पैदा करे, ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, मैं आपको बताऊंगी कारण क्या क्या होते हैं एमटीपी के, तो मैं आपको आगे बताऊंगी इसके कारण, बट अभी आपको ध्यान से सुनना है। देखो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड इसके अंदर बस सुनना ज़्यादा होता है, समझना ज़्यादा होता है, लिखने का तो कुछ नहीं, आप नोट्स बना ही सकते हैं इसमें, और बाकी मैं यहाँ पर जो चीज़ें लिखूंगी उसको देख देख कर भी आप नोट्स बना देना। तो मैं क्या बता रही थी कि अगर मान लीजिए कि एक फीमेल एंड मेल आपस में संभोग की क्रिया करते हैं बट उनको बेबी नहीं चाहिए, तो अब वो क्या करेंगे, उस बेबी को, या बेबी तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बेबी बनता नहीं है, और इसके अंदर क्या होता है कि जब निषेचन होता है, युग्मनज बन जाता है, और अब वो मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई उसमें और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अब वो उस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहती है, तो इस समय में वो क्या करेगी कि अनचाहे गर्भधारण को वो क्या कर लेगी, समाप्त कर लेगी, ठीक है, यानी गर्भ को समाप्त कर लेगी, गर्भाशय के अंदर जो पल रहा युग्मनज, यूँ कह सकते डेवलप हो रहा जो युग्मनज है, ठीक है, उसको वो क्या करेगी, समाप्त कर लेगी। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एमटीपी या सगर्भता का चिकित्सीय समापन। चिकित्सा के द्वारा सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को आप समाप्त कर रहे हो, ठीक है, चिकित्सा के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर्स की इसमें राय लेनी होती है और उसके द्वारा सगर्भता को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सीय, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा कैसे होता है, कब, जैसे कि मान लो यूँ कह सकते हैं हम कि जैसे अपने ऑल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रेगनेंसी होती है, जितने भी यूँ कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, उसमें से हर साल कितनी 40 से 50 मिलियन, 40 से 50 मिलियन जो सगर्भता है या प्रेगनेंसी है उसको समाप्त कर दिया जाता है एमटीपी के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं 4.5 से 5 करोड़ हर साल फीमेल जो है वो क्या करवाती है, एमटीपी करवाती है। एमटीपी क्या है आपको समझ में आ गया ना। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो जो वो क्या करेगी, अपने फीमेल जो है अपने गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसको क्या करेगी, समाप्त कर देगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एमटीपी। इसमें से एमटीपी जो है हर साल कितनी होती है, लगभग दुनिया की जितनी भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है उसमें से हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन जो प्रेगनेंसीज हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एमटीपी के द्वारा। तो ये कितना हो गया, 4.5 से 5 करोड़, जो कि पूरी ऑल जो प्रेगनेंसी है, जितनी भी सगर्भताएं हैं उसका कितना प्रतिशत है या कितना भाग है, 1/5 भाग, 1/5 भाग है पूरी दुनिया का, ठीक है, 1/5 भाग है। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पहली चीज़ तो एमटीपी आप कब करवा सकते हो, आपका मतलब बच्चों से नहीं है मेरा, यानी कि कोई भी फीमेल है उससे है, ठीक है। एमटीपी कौन, जैसे कोई फीमेल है तो वो एमटीपी कब करवा सकती है? तो पहली चीज़ तो ये कि एमटीपी जो है वो 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है। कितना? 12 सप्ताह। 12 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4, जो 4 या 12 यानी कि 3 माह,
यानी 3 माह के अंदर अंदर क्या की जा सकती है, एमटीपी करवाई जा सकती है। अगर इसके बाद में कोई भी फीमेल एमटीपी करवाती है, एमटीपी एक चीज़ बताओ, एमटीपी को मैंने पहले भी आपको बताया था, एमटीपी को हम कहते हैं अबॉर्शन। क्या कहते हैं, अबॉर्शन। आपने ये नाम सुना होगा अबॉर्शन का, बट क्या है अबॉर्शन नाम थोड़ा बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, बहुत थोड़ा गंदा लगता है, तो इसीलिए इसको हम साइंटिफिक भाषा में कह देते हैं एमटीपी। है कुछ नहीं है, अबॉर्शन ही है, ठीक है। बच्चे को यानी कि एम्ब्रियो जो पल रहा था माता के शरीर में, उसको बाहर निकालना है, यानी गर्भता सगर्भता कोई प्रेगनेंसी को ही समाप्त करना है, उसको बच्चा चाहिए ही नहीं आगे। समझ में आई बात नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो ये कब करवा सकते हैं, 12 सप्ताह तक करवा सकते हैं। अगर 12 सप्ताह के बाद में ये चीज़ें करवाई जाती है, एमटीपी करवाई जाती है, तो यह माता के लिए बहुत भयंकर। देखो बच्चे को तो वैसे मार ही रहे हैं ना, बच्चे को तो मार ही रहे हैं, एक तरह से ये गलत है। मुझे पता है कि ये गलत है, कि आपको भी पता है कि एमटीपी करवाना गलत है। किसी बच्चे की आप जान ले रहे हो, है ना, आपका मतलब जो भी वो एमटीपी करवा रहे हैं वो उनकी बात कर रही हूँ, बच्चे की जान ले रहे हैं। चाहे अब वो कहेंगे भाई बच्चा अभी बना थोड़ी है, अरे बच्चा नहीं बना है तो बच्चे बनने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई ना, इसके अंदर कोशिकाएं तो हो गई ना, ठीक है। 3 माह तक तो आपको भी पता है, 3 माह तक तो बच्चे का कितना सारा डेवलपमेंट हो जाता है। 1 माह में तो उसका हृदय का निर्माण हो जाता है, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें अंगुलियां बनने लग जाती है, हाथ पैर बनने लग जाते हैं, तो मतलब बच्चा बनने की प्रोसेस तो शुरू हो गई है ना। तो उसी बच्चे की बनने, जो बच्चा बन रहा है उसको समाप्त कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ही। बट अब चलो ठीक है, बच्चे की जान को तो खतरा है ही, जान को क्या खतरा है, उसको तो बेचारे को मार ही रहे हैं। लेकिन अगर 3 माह के बाद में एमटीपी करवाई जाती है तो ये माता के लिए भी बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है, ठीक है। माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है ये। तो ये ध्यान रखना है कि कब तक एमटीपी करवाई जा सकती है, 12 सप्ताह तक करवाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एमटीपी कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, मम्मी को एक पिल दी जाती है जिसे अपन कहते हैं एमटी पिल। माता को एक पिल दी जाती है जिसे हम कहते हैं एमटी पिल, ठीक है, एमटी पिल। और इस एमटी पिल के अंदर, या एमटी पिल का अगर मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, पहले आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। इसका उदाहरण है RU 486, ये एक टेबलेट का नाम है RU 486, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है माइफप्रिस्टोन, एक केमिकल होता है जिसका नाम है माइफप्रिस्टोन। एंड ये माइफप्रिस्टोन है क्या, ये है एंटी प्रोजेस्टेरोन। क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। माइफप्रिस्टोन क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है। भैया एंटी प्रोजेस्टेरोन देके क्या करोगे, आपको पता है कि जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ठीक है, और इस गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है, आप अच्छी तरह से जानते हो एंडोमेट्रियम क्या है। एंडोमेट्रियम आपको पता है ना, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इसकी लेयर तो नहीं कह सकते, परत है इसकी, ये सबसे अंदर वाली परत है। एंडोमेट्रियम को बनाए कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन बनाए रखता है। प्रेगनेंसी को बनाए कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन बनाए रखता है। जब भ्रूण यहाँ पर बन जाता है, युग्मनज यहाँ पर बन जाता है, तो वो युग्मनज जो है वो धीरे धीरे गति करता आके फिर इसी के अंदर यहाँ पर किसमें, इसी एंडोमेट्रियम के अंदर वो धस जाता है। इसी को हमने कहा था क्या, अंतरोपण। और फिर उसके बाद में डेवलपमेंट जो है वो इसी के अंदर होता रहता है, एंडोमेट्रियम में ही डेवलपमेंट होता रहता है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग ये। तो अब मुझे बताओ कि अगर आप एक फीमेल को जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी को कौन बनाए रख रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रख रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को आप अगर उस फीमेल के अंदर कम कर दो, एंटी प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो, यानी वो एंटी का मतलब क्या, वो उसका दुश्मन है, प्रोजेस्टेरोन का दुश्मन है, तो प्रोजेस्टेरोन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर वो प्रोजेस्टेरोन को कम कर देगा तो क्या होगा, क्या ये प्रेगनेंसी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं। एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर निकल जाएगी, यानी उसके अंदर ऋतुस्राव होने लग जाएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम टूटेगी तो इसके साथ में ये भ्रूण भी क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एमटीपी हो गया है, ये भी एमटीपी है। एमटीपी इसे ही तो कहते हैं, ज़रूरी नहीं है, हाँ वो होता है ऑपरेशन के द्वारा या उसके द्वारा जो डीएनसी वगैरह करवाते हैं उसके अंदर, तो उसको एंडोमेट्रियम को यहाँ से खरोच के बाहर निकाला जाता है, वो हालांकि अलग बात है। बट इसके द्वारा एक पिल होती है, उसके द्वारा भी ये एमटीपी करवाई जा सकती है। बट ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही कोई पिल नहीं लेनी है,
ठीक है ना। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई तो बिना डॉक्टर की सलाह के गई मेडिकल पे और चलो ये मुझे नाम पता चल गया, चलो मुझे ये डॉक्टर ये दे दो, टेबलेट दे दो और मैं खा लेती हूँ और इससे मेरी प्रेगनेंसी हट जाएगी। बहुत खतरनाक हो सकता है अगर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अगर मान लीजिए कोई भी दवाई ली जाती है तो, ठीक है। इसके लिए एक कानून बना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन सा कानून है, क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या हम इसे हिंदी में कह सकते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन है क्या, इसको हम नॉर्मली भाषा में कहें तो अबॉर्शन कह देते हैं हमारी भाषा में। नॉर्मली आप सभी ने अबॉर्शन ही नाम सुना होगा आई थिंक आज दिन तक, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है बट उसे बच्चा नहीं चाहिए, अब कारण क्या क्या होता है मैं कारण आपको सब बता दूंगी, ठीक है। क्या क्या कारण, ऐसा नहीं कि नहीं मन नहीं करा चलो हटाओ इसको, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा नहीं चाहिए तो वो क्या करेगी, अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देगी, बच्चे को बाहर निकाल देगी। बच्चे का मतलब अभी पूर्णतः वो बच्चा बना नहीं है बट जो भी उसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसको क्या करेगी, शरीर से बाहर निकाल देगी, यानी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देगी। इसे हम कहते हैं एमटीपी। हर साल टोटल एमटीपी, टोटल जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, जितनी भी दुनिया में फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है उसकी कितना, उसमें से कितना 40 से 45 मिलियन जो है महिलाएं एमटीपी करवाती है, यानी 4.5 से 5 करोड़, कोई कम क्राइटेरिया नहीं है ये, इतनी महिलाएं जो हैं वो क्या करवा रही है, एमटीपी करवा रही है। और ये संपूर्ण दुनिया का कितना भाग हो गया, ये 1/5 भाग हो गया, ठीक है। अब अगली चीज़ हम बात करते हैं कि ये केवल और केवल 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित मानी जाती है। 12 सप्ताह के बाद में अगर कोई ये एमटीपी करवा रहा है, 3 महीने के बाद में अगर कोई एमटीपी करवा रहा है तो वो माँ के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बच्चे को तो मार ही रहे हो बट वो माँ के लिए भी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि इसके अंदर होता क्या है कि इसको मम्मी को, माता को क्या दी जाती है, एमटी पिल दी जाती है। पिल क्या होती है आपको पढ़ा दिया ना मैंने लास्ट क्लास में, याद करो। पिल्स, गोलियां, है ना, वो पढ़ाई थी, उसके अंदर हमने सहेली के बारे में पढ़ा था। ऐसी बहुत सारी जो सहेली जैसे सप्ताह में एक बार ली जाती है, और पीओपी, सीओसी वगैरह हमने सब पढ़ रखी है, आपको पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो आप पहले वहाँ पर वो जाके क्लास को देखिए, ठीक है। एमटी पिल का एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, क्या नाम है इसका एमटी पिल का, RU486, एक एमटी पिल का नाम बता दिया है RU486। और इसके अंदर होता क्या है, एक केमिकल होता है जिसका नाम क्या है, माइफप्रिस्टोन। क्या नाम है, माइफप्रिस्टोन। एंड माइफप्रिस्टोन है क्या, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है। और एंटी प्रोजेस्टेरोन तो आप जानती हो, प्रोजेस्टेरोन बेचारा कितना अच्छा काम कर रहा था, कितने सारे काम थे उसके। प्रोजेस्टेरोन लैंगिक हार्मोन होता है महिलाओं के अंदर, तो वो बहुत कुछ करता है, ठीक है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप्स की आकार में बढ़ाई, सब मतलब बहुत सारे काम होता है उसका, ठीक है। इसके साथ साथ वो प्रेगनेंसी को भी बनाए रखता है, एंडोमेट्रियम को भी बनाए रखता है, इसीलिए उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब अगर प्रेगनेंसी हार्मोन ही कम हो गया तो प्रेगनेंसी कैसे बनी रहेगी भैया, क्योंकि ये एंटी प्रोजेस्टेरोन आप इसको शरीर में डाल रहे हो तो एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बताती हूँ कारण, और कुछ और चीज़ें इसके बारे में एक्ट वगैरह है वो पढ़ने हैं, वो करते हैं, ठीक है। हो गया। अब हम पढ़ते हैं एमटीपी के कारण। क्या कारण हो सकते हैं एमटीपी के कारण? भैया पहला कारण तो ये है, अगर मान लो कोई फीमेल एंड मेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया की और उन्होंने गर्भ निरोधक उपाय को भी अपनाया, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि एक मेल ने मान लीजिए कंडोम यूज़ किया बट वो कंडोम सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है, यानी कंडोम फट गया या कोई और प्रॉब्लम की वजह से कंडोम ने सही काम नहीं किया, तो शुक्राणु तो फिर भी आपको पता है कि फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे, यानी वेजाइना के अंदर वो चले जाएंगे, और फिर वो वेजाइना से होते गर्भाशय में होकर फिर कहाँ चले जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। तो फिर गर्भ निरोधक उपाय का तो कोई काम रहा ही नहीं, उसने तो सही से काम किया ही नहीं। या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल पिल्स ले ली, पिल्स ने भी मान लो महिला में सही से काम नहीं किया, या कोई भी, मैंने आपको सारे गर्भ निरोधक उपाय
को पढ़ा रखा है, आप उसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मान लो उन्होंने सही से काम नहीं किया, यानी कि गर्भ निरोधक उपकरण क्या हो गए, फेल हो गए, तो भी महिला एमटीपी करवा सकती हैं। उन्होंने तो ध्यान रखा बट वो काम का नहीं हुआ, यानी गर्भ निरोधक उपाय ने काम नहीं किया, तो भी महिलाएं क्या करवा सकती है, एमटीपी करवा सकती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मैम नोट्स लिखवाओ, चलो मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गर्भ निरोधक उपकरण का फेल हो जाना, ठीक है। फेल का मतलब क्या होता है, आप लिख लेना भाई, काम सही से नहीं किया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई एंड भले ही उसको बच्चा चाहिए था नहीं चाहिए था वो बात अलग है, बट अगर उसकी प्रेगनेंसी के लास्ट एंडिंग में अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती हो जिससे कि बच्चे के जन्म की वजह से माता को जीवन का खतरा हो, यानी माता की मृत्यु की संभावना हो, ठीक है। बच्चा जन्म तो ले लेगा लेकिन अगर उस प्रसव की वजह से माता के मृत्यु का कारण बन रहा हो वो प्रसव, भाई माँ ही मर जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, डॉक्टर सलाह देंगे भाई आप एमटीपी करवा लो, क्योंकि इसमें माँ के जीवन को खतरा है। तो यूं कह सकते हैं कि प्रसव के कारण यदि माता के मृत्यु की संभावना हो, माता के मृत्यु की संभावना हो, ऐसा कोई रीजन हो जाए जिसकी वजह से माँ को ना बचाया जा सके, तो फिर एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर मान लो कि बच्चा शरीर के अंदर है और जांच वांच की जाए और ये पता चले कि बच्चे को बहुत ही भयंकर रोग है, बहुत भयंकर रोग है, जिसकी वजह से अगर बच्चे ने जन्म लिया तो भी वो अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पाएगा। जैसे कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, पटाउ सिंड्रोम है, ऐसे बहुत सारे गुणसूत्रीय विकार वगैरह होते हैं। तो इतने भयंकर अगर बीमारी है बच्चे को तो बच्चा अपना जीवन सही से जी नहीं पाएगा, है ना, वो पहले से बीमार है। तो ऐसे बच्चे को भी दुनिया में लाके क्या करना है भैया, वो अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पाएगा, हर वक्त मुश्किल में बीतेगी उसकी, ठीक है ना, हर वक्त परेशान रहेगा वो। तो भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो भ्रूण को यूँ कह सकते हैं कि भ्रूण को क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, कि भाई भ्रूण को कोई भयंकर या भ्रूण कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है। तो ऐसी कोई बीमारी है बच्चे को तो भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर पहले से ही माता के 2-3 बच्चे हो, वैसे ये गलत है, माता के 2-3 बच्चे हो, ठीक है भाई, पहले से ही मम्मी के 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, प्रेग्नेंट हो गई, अब वो नहीं चाहते कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे हो, जनसंख्या को बढ़ावा नहीं देना चाहते, अच्छी बात है, ठीक है, तो भी एमटीपी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है, लास्ट है, बलात्कार की स्थिति में, बलात्कार की स्थिति में बलात्कार हो गया अगर किसी बच्ची का या किसी भी फीमेल का, है ना, ये मुझे पता है कि बहुत ही गलत चीज़ है ये, बट जो रीज़न है वो आपको बताने पड़ेंगे। अगर किसी फीमेल का या किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए और वो उससे प्रेग्नेंट हो जाए तो भी एमटीपी करवाई जा सकती है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकते हैं कि भाई इस रीज़न के अंदर बच्ची या कोई भी फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है या एमटीपी करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो वो बिल्कुल गलत है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं दी जाएगी, सरकार उसे मान्यता प्राप्त नहीं देगी और ना ही डॉक्टर्स उसका एमटीपी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कि चलो ठीक है मुझे तो ऐसे ही नहीं चाहिए, मैंने तो कुछ मतलब कि कोई फीमेल एंड मेल ने ऐसे यौन संपर्क बना दिया और ना ही उन्होंने ध्यान रखा, अब ऐसे कोई कारण ही नहीं है और उसको हटाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो।
हो गया। देखो अब कुछ और चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एमटीपी को सरकार ने मान्यता कब प्रदान की? एमटीपी जो है सरकार ने इसको स्वीकृति कब प्रदान की? तो याद रखना है कब स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति कब प्रदान की? 1971 के अंदर। कब की थी? 1971। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, पक्का पता है। आरसीएच अधिनियम आया था, एक आरसीएच नाम का कानून आया था, याद कीजिए, जो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था, वो आया था 1951 के अंदर। तो आरसीएच की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 1951 के अंदर। अच्छा आरसीएच, अब आप कहोगे आरसीएच तो बाद में नाम किया गया था, तो इसका पहला नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत कब की थी? 1951 के अंदर। बाद में 1997 के अंदर बदलकर इसका नाम क्या रख दिया था? आरसीएच रख दिया था। ठीक है, बट है तो ये आरसीएच ही है ना। तो ये 1951 है, ये 1971 है, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है ना। एमटीपी को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? स्वीकृति क्या होता है? स्वीकृति होता है, क्या होगी? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, पता नहीं, जो भी है, कोई बात नहीं, चलता है। तो कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1971 के अंदर। ठीक है, कानून ने इसको कहा कि भाई चलो ठीक है एमटीपी करवाई जा सकती है, बट लोग इसका दुरुपयोग करने लग गए। ठीक है, दुरुपयोग जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो उर्ववेदन की प्रक्रिया बताई थी, उसमें पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के अंदर माँ के अंदर जो पल रहा बच्चा है वो फीमेल है या मेल है, ये पता लगाया जा सकता है। तो इसके द्वारा फिर बाद में लोग क्या करने लग गए? एमटीपी का दुरुपयोग करने लग गए, इसका भी दुरुपयोग करने लग गए। ठीक है, बच्चा फीमेल है तो चलो हाँ करवा दो एमटीपी, या कोई भी ऐसे कुछ भी बिना रीज़न के चलो एमटीपी करवा दो। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने कब? 2017 के अंदर, 2017 के अंदर एक वो कानून लेके आई, जिसका कानून का नाम क्या है? जो यही नाम है बस, सगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम। चिकित्सीय समापन अधिनियम। तो ये कानून कब आया? 2017 के अंदर आया। और इस कानून के तहत क्या कहा सरकार ने कि ठीक है आप एमटीपी करवा लो। ठीक है, कारण क्या है मैं बताऊंगी। एमटीपी आप ठीक है करवा लो, बट वो एमटीपी अगर 12 सप्ताह की हो, 12 सप्ताह की हो, अभी बताया था ना मैंने, 12 सप्ताह की अगर हो, यानी कि 3 माह की अगर प्रेगनेंसी हो, एमटीपी नहीं सॉरी प्रेगनेंसी अगर मान लो 12 सप्ताह की हो, माता 12 सप्ताह तक प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, और कोई कारण है, ऐसा भयंकर कारण है जिसकी वजह से अगर एमटीपी करवानी पड़ रही है, तो अगर वो 12 सप्ताह की एमटीपी है, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, तब तो आपको सरकार द्वारा पंजीकृत एक चिकित्सक, कितना? एक, ये ध्यान रखना है, एक चिकित्सक की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। कितनी? एक चिकित्सक की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। बिना उस चिकित्सक के सलाह के एमटीपी नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, कम से कम एक चिकित्सक की आपको राय लेनी पड़ेगी। अगर वो हाँ बोल दे और वो कह दे कि हाँ एमटीपी करवानी है, तब तो आप क्या कर सकते हो? एमटीपी करवा सकते हो। लेकिन ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि अगर मान लो 12 सप्ताह से तो क्या हो, ज़्यादा हो, 12 सप्ताह से ज़्यादा हो, लेकिन कितना? 24 सप्ताह से क्या हो, कम हो, यानी 3 महीने से ज़्यादा लेकिन 6 माह से क्या हो, कम हो, 6 माह से कम हो अगर मान लो प्रेगनेंसी, तो उस समय आपको कितने डॉक्टर की राय लेनी है? 2 डॉक्टर की राय लेनी पड़ेगी, 2 डॉक्टर की, चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 2 डॉक्टर चाहिए आपको सलाह देने वाले कि हाँ ठीक है आप एमटीपी करवा सकते हो। तो 2 चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी, तब जाके एमटीपी करवाई जा सकती है। बट कारण क्या है? ये जो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है डॉक्टर ने आपको सलाह दे दी है या सरकार ने आपको स्वीकृति दे दी है, तो इसके अंदर कारण क्या होना चाहिए? पहला कारण तो ये होना चाहिए, पहला कारण तो यही है कि गर्भावस्था के कारण अगर माता को जान का खतरा हो,
पहला कारण तो क्या होना चाहिए, गर्भावस्था के कारण यदि माता को जान का खतरा हो या मृत्यु की संभावना हो, ठीक है, कि भाई प्रेगनेंसी की वजह से या जिस समय प्रसव की क्रिया हो उस समय अगर मान लो कि माता की जान को खतरा हो या माता के जो यूं कह सकते हैं कि माता को मृत्यु का खतरा हो, ठीक है ना। ये तो देखो मैं मेरी अपनी भाषा में ये लिख रही हूँ, ठीक है ना, आप नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हो। तो माता को खतरा हो अगर मान लो, ठीक है, शारीरिक खतरा हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य के अंदर बाधा हो सकती है, मानसिक रूप से मान लो कि माता को परेशानी हो, किसी भी तरह से शारीरिक रूप से माता को परेशानी हो, मानसिक तो क्या होगी, शारीरिक रूप से परेशानी हो, तो उसकी वजह से अगर मान लो कि एमटीपी करवाई जा सकती है ये कारणों के अंदर, ठीक है। दूसरा कारण वही है भैया, दूसरा कारण ये है कि बच्चा जो हो यानी होने वाला जो शिशु हो, शिशु को क्या हो, कोई भयंकर बीमारी हो, शिशु भयंकर रोग से ग्रसित हो, ठीक है, शिशु भयंकर रोग से ग्रसित हो, तो फिर एमटीपी करवाई जा सकती है। एमटीपी खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया, चलो खत्म, एमटीपी खत्म। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। ये बात तो हमने, एमटीपी का मतलब क्या है, सगर्भता को समाप्त करना, बच्चा नहीं चाहिए उसके लिए थी एमटीपी, ठीक है। दो चीजें हमने पढ़ ली, बच्चे अगर नहीं चाहिए तो पहली तो क्या थी, जो गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज कर लो, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के बाद में भी अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो एमटीपी करवा लो, ठीक है। बट कोई अच्छा सा रीज़न होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन किया और एमटीपी करवा ली, ठीक है। तो कोई रीज़न होना चाहिए इसके लिए। बट अगर मान लो कि हमने टॉपिक एक और हमने चर्चा की थी फर्स्ट क्लास के अंदर कि अगर कोई दंपति हैं जिनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, है ना, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसका इलाज नहीं, भाई बच्चा नहीं बन पा रहा है, भगवान की मर्जी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि चिकित्सा के द्वारा भी एक फीमेल एंड मेल जो है वो पेरेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, इसीलिए तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही थी, है ना, कारण पड़ा था ना, बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ गई हैं, है ना। तो ये है क्या, यानी कि अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर्स के द्वारा या हम यूँ कह सकते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा एक वरदान है किसी फीमेल एंड मेल को, उसे हम कहते हैं आर्ट, क्या कहते हैं, ART, क्या कहेंगे, ART। ART का मतलब क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। चलो मैं इसको इंग्लिश में लिख लेती हूँ, फिर हिंदी में भी लिख लूँगी मैं, है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां सहायता कर रही है किसमें, जनन में, ऐसी विधियां जो जनन में सहायता करती हो। किसी को बच्चा चाहिए और बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ठीक है। अब ये है क्या, ये वरदान है भैया, एक तरह का वरदान है किसी माता पिता को, या यूं कह सकते किसी दंपति को माता पिता बनाने के लिए, ठीक है, ये वरदान है। इनका उपयोग करके कोई भी अगर मेल एंड फीमेल जो कि इनफर्टाइल है, उनमें बंध्यता है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो भी जनन कर सकते हैं, वो भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब एक शब्द आया है बंध्यता या फिर इनफर्टिलिटी, इसका मतलब क्या है, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं, बंध्यता का क्या मतलब है। शब्द आएगा बंध्यता, या इसी को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी,
ठीक है, इनफर्टिलिटी। या अगर हम हमारी भाषा में यहाँ पर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो इसे हम कहते हैं बांझपन। बांझपन, बांझपन। ये इनफर्टिलिटी, बांझपन या फिर बंध्यता का मतलब क्या है? देखो, बंध्यता का मतलब ये बांझपन नॉर्मल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई भी फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, कोई भी नर की वजह से भी अगर मान लो बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा उत्पन्न नहीं करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? बंध्यता या बांझपन। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चा पैदा न करने की क्षमता क्या कहलाती है? बांझपन या फिर बंध्यता कहलाती है। ठीक है, अच्छा, बंध्यता का कारण क्या है वो मैं बताऊंगी आपको आगे, बट हम कब कह सकते हैं कि इसमें बंध्यता है? कोई मेल या फीमेल के अंदर कब कह सकते हैं कि हाँ ये बंध्य है, बांझ है? ये ऐसा शब्द मुझे पता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है उपयोग में लेना, बट जो शब्द आया है वो मुझे लेना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा इसका उपयोग। जैसे मान लो इनफर्टाइल है, मान लो कि कैसे कह सकते हैं कि वो माता पिता नहीं बन सकते हैं? कब, कितनी, कैसे? जैसे मान लो एक मेल एंड फीमेल की शादी हो गई, ठीक है, 1 साल हो गया, वो दोनों आपस में संभोग की क्रिया कर भी रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरकोर्स की क्रिया होती भी है, ठीक है, बट फिर भी बच्चा नहीं हुआ। 2 साल हो गए तो भी बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए तो भी बच्चा नहीं हुआ, तब हम कह सकते हैं, यानी कम से कम 2 साल तक अगर किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा है जबकि वो इंटरकोर्स की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं अब आप सोचोगे कि मैम उसने कंडोम लगा दिया तो कैसे होगा? अरे बिना किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अगर वो संभोग की क्रिया कर रहे हैं और फिर भी अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तब हम ये कहेंगे कि वो इनफर्टाइल है। ठीक है, वो क्या है? बंध्य है। ठीक है, अच्छा, बंध्यता के कारण पहली चीज़ तो ये। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, बंध्यता केवल और केवल मादा के अंदर या फीमेल में नहीं होती है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, देश तो चलो ठीक है, मैं अपने ही एरिया की बात कर देती हूँ। मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें सुनी है कि ये तो लड़की है, ये फीमेल है, इसको तो बच्चा नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, शायद हमारे बेटे की दूसरी शादी करवा ली जाए, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है। ठीक है, ये तो माँ नहीं बन सकती। अरे आपने क्या इसके डॉक्टर से चेकअप करवाया है क्या? जाँच करवाई है कि वो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है कि मेल के अंदर प्रॉब्लम है? जांच वाँच करवाते नहीं है, बस सारा दोष किस पे डाल देते हैं? महिलाओं के ऊपर डाल देते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारा का सारा दोष डाल देते हैं माता के उस लेडी के ऊपर, फीमेल के ऊपर, बिना कोई जांच करवाए हुए, बिना कोई रीज़न जाने हुए, बस कह देंगे कि ये तो माँ नहीं बन सकती, चलो छोड़ो, हमारे तो बेटे की दूसरी शादी करवा लो। तो पहले आपको जाँच करवानी पड़ेगी कि प्रॉब्लम किस में है, नर के अंदर है कि मादा के अंदर है। ठीक है ना, तो अब समझो इस चीज़ को कि ये जो बांझपन की जो समस्या है ना, वो दोनों में हो सकती है, वो नर के अंदर भी हो सकती है और मादा के अंदर भी हो सकती है। कारण बताऊंगी कैसे हो सकती है। जो नर भी बच्चा नहीं, अगर उसमें ऐसी क्षमता नहीं है, जैसे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहली चीज़ तो यही, अधिक आयु हो गई है, मान लो उसकी आयु क्या हो गई है? अधिक हो गई है। तो अधिक आयु की वजह से क्या होगा? स्पर्म नहीं बन पा रहे पूरी तरह से, या स्पर्म बन रहे हैं तो बहुत कम बन रहे हैं। ठीक है, या फिर बन भी रहे हैं लेकिन उनके अंदर निषेचन करने की क्षमता नहीं है, अंडाणु को भेदने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं, कहते हैं, अगर मान लो कि स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एक शब्द एज़ूस्पर्मिया, स्पर्मिया, यानी स्पर्म शुक्राणु का नहीं बनना, नहीं बनना। ठीक है, तो शुक्राणु नहीं बन रहे, उसे हम एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। कुछ मैं यहाँ पे टर्म लिखवा रही हूँ, वो लिख लेना आप, है ना। और होता है क्या क्या क्या, एक होता है ओलिगोजूस्पर्मिया, यानी कि कम शुक्राणु बनना, कम शुक्राणु बनना। ठीक है, शुक्राणु बन, या तो ज़्यादा एज हो गई है तो शुक्राणु या तो बनेंगे नहीं या कम बनेंगे, या फिर वो क्या नहीं हो पाएंगे, निषेचन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये मेल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और क्या कारण है कि अगर मान लो, हाँ, और क्या हो सकता है कि भाई उसको एक रोग हो गया जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन,
इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि मान लो आपको ये तो पता है कि शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेल अपना पीनस किसके अंदर डालेगा? वेजाइना के अंदर। ठीक है, यहां पे बना रही हूं मैं। तो ये है वेजाइना, ये वेजाइना है। और मेल क्या करता है, अपना पिनस जो है वो इसके अंदर वेजाइना के अंदर डालता है, और वेजाइना के अंदर जो है वो शुक्राणु आ जाते हैं। ठीक है, और शुक्राणु यहाँ से गति करते 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 कहाँ चले जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर किसी मेल का जो पिनस है अगर वो सही से इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है, यानी उसमें तनाव नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसमें तनाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा तब तक वो योनि के अंदर सही से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है तो वो योनि में सही से प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब तक वो सही से प्रवेश नहीं करेगा तब तक शुक्राणु जो है वो आगे गति, शुक्राणु जो है उसमें सही तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, किसमें? वेजाइना के अंदर। और आपको ये भी पता है कि जब एक शिश्न जो है पूरी तरह से अच्छे से इरेक्टाइल हो जाता है, तन जाता है, तब वो अधिक गहराई तक शुक्राणु को भेज सकता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इसका कारण हो सकता है कि अगर मान लो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है किसी के मेल के अंदर, पीनस का सही से नहीं तनना, ये भी कारण हो सकता है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो व्यक्ति जो है वो बंदे हो सकता है। अब इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं भैया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। तो सबसे बड़ी चीज़ तो खुद का उसका तनाव ही है, स्ट्रेस है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो भी उसको ये रोग हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन भी नहीं रखनी है। ज़िंदगी एक बार मिली है, खुल के जियो, आराम से जियो, अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है ना। पढ़ाई की वजह से तो कभी टेंशन लेनी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मेरी क्लास के अंदर रैंक कम आ गई तो क्या होगा। आप इसी टेंशन की वजह से ही आपकी रैंक कम आती है। पहली चीज़ तो ये, अगर आप अपने दिमाग को बहुत फ्रीली होकर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, बिना टेंशन के आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना वो चीज़ आपको समझने में कभी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, कि कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है आपको कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आए। आपके दिमाग में तो पहले से बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, बहुत सारी टेंशनें भरी पड़ी है कि अब क्या होगा, मेरे वो प्रॉब्लम हो गई, मेरे तो वो प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग में सारी टेंशनें हैं, मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, पहले से ही इतनी टेंशन। अरे जब आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, आपके कोई रिजल्ट ही नहीं आया, उससे पहले आप आगे का सोच रहे हो और पढ़ाई को धर के बैठे हो कि पढ़ाई तो करनी नहीं है, तो फिर कैसे आप पढ़ाई कर पाओगे। तो टेंशनें नहीं लेनी है, ठीक है ना, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई को लेकर कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो तनाव भी इसका कारण हो सकता है। गला सूख गया मेरा। ठीक है, चलो भैया, ये तो हो गई, हमने नर की बात कर ली है। अच्छा, कम शुक्राणु बनना, इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि कितने शुक्राणु बनने चाहिए एक मेल के अंदर? लगभग 200 से 300 मिलियन, ठीक है, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बनने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर उसे हम कहेंगे ओलिगोजूस्पर्मिया। क्या कहेंगे? ओलिगोजूस्पर्मिया। यानी कि अगर मान लो 100 मिलियन भी है, 50 मिलियन भी है, तो भी वो कोई काम की नहीं है, 150 मिलियन है तो भी वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं इधर लिख लेती हूँ मादा के बंदे होने के कारण। वही रीजन है, पहला वही रीजन है, सेम अधिक आयु हो गई, अधिक आयु की वजह से भी उसके अंदर अंडाणु नहीं बन पाएगा। अब ये तो आपको पता ही है कि 50 वर्ष तक की उम्र तक ही उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसके बाद में स्टॉप हो जाता है। अगर 50 वर्ष से अधिक है महिला, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसको, कि अगर 50 वर्ष से अधिक है महिला तो वो मां नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ तक होता है? 48 से 50 वर्ष तक की उम्र तक ही होता है। तो पहला कारण तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है इसके अंदर? हाँ भैया, क्या इसमें क्या नहीं हो रहा है? इसमें अंडाणु नहीं बन पा रहा है, अंडाणु का नहीं बन पाना। ठीक है, अंडाणु का नहीं बन पाना है।
अधिक आयु की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और कारण हो सकता है PCOS, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक अंडाशय है, अंडाशय के अंदर आपको पता है कि छोटी छोटी सी फॉलिकल्स पड़ी होती है और ये फॉलिकल्स ग्रोथ करती है। कब करेगी, जब LH एंड FSH आएंगे इनके ऊपर, LH एंड FSH आएंगे, इनको कहेंगे बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, बड़ी हो जाएगी, ग्रोथ करेगी, डेवलप होगा इनका, डेवलपमेंट होगा इनका। और फिर यहाँ पर इसके अंदर क्या बनता जाता है, अंडाणु बनता जाता है, अंडाणु बनता जाता है, अंडाणु बनता जाता है। ठीक है, और ये अंडाणु बाद में रिलीज हो जाता है 14वें दिन, और 14वें दिन ही अगर मान लो शुक्राणु आ जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना, मम्मी पापा बनने का अवसर मिल जाएगा उनको। बट इस रोग में होता क्या है कि ये जो क्या है, ये पुट्टिकाएं हैं, है ना, फॉलिकल्स है, ये ग्रोथ नहीं कर पाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है, और इनके अंदर अंडाणु का निर्माण भी नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण भी नहीं होता है, और ना ही ये ग्रोथ कर पाती है। तो अंडाणु बनेगा ही नहीं तो निषेचन कैसे होगा, है ना, तो अंडाणु नहीं बन पाता है। अच्छा, फिर अगर मान लो इसमें क्या है कि सिस्ट बन जाती है, छोटी छोटी सी ऐसे उभरी उभरी सी संरचनाएं बन जाती है ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी उभरी उभरी संरचनाएं, जैसे मोती होता है ना, मोती, वैसी संरचनाएं बन जाती है इसके अंदर। अगर माइक्रोस्कोप से ऐसी अंडाशय को देखा जाए तो उसके अंदर मोती जैसी संरचनाएं दिखाई देगी, ऐसी छोटी छोटी सी फुली फुली सी संरचनाएं दिखाई देगी। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना PCOS, इसका एक तो कारण ये हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा एक और होता है, याद नहीं आ रहा मुझे क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, आ गया, याद आ गया, आ गया याद। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, देखो मैं बोल रही हूँ ना, नाम लिख लेना है ना, मेरे यहाँ पे जगह ही नहीं है, मैं नाम कहाँ लिखूँ, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, बोल दिया मैंने बार बार। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो क्या होता है कि किसी, मान लो कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD पढ़ेंगे, यौन संचारित रोग पढ़ेंगे। यौन संचारित रोग मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक फीमेल का एग्जांपल, अभी हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल लेती हूँ। फीमेल के अंदर मान लो कि एक रोग हो गया गोनेरिया, गोनेरिया एक टाइप का रोग होता है, वेजाइना के अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो गोनेरिया रोग हो गया मान लो, और वो गोनेरिया रोग जो है वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है उस फीमेल के अंदर, बहुत लंबे समय तक वो रोग है, यानी कि STD इसके अंदर लंबे समय तक चल रहा है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो पेल्विक रीजन होता है, श्रोणि क्षेत्र जो होता है, उस श्रोणि क्षेत्र में सूजन आ जाती है, महिला के श्रोणि क्षेत्र के अंदर सूजन आ जाती है। अब श्रोणि क्षेत्र क्या होता है ये मत पूछना, बता चुकी हूँ मैं, ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। श्रोणि क्षेत्र जहाँ पर महिला के मादा जननांग पड़े होते हैं, जो उदरीय गुहा होती है उसके नीचे का श्रोणि क्षेत्र उसे बोलते हैं, सबसे उदरीय गुहा के नीचे वाला पार्ट को श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से क्या होता है कि जैसे कि ये है, ठीक है, ये है क्या, ये यहाँ पर है फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या है ना, ये ऐसे खराब हो जाती है। खराब होने का मतलब इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, खराब हो जाती है, और खराब होने की वजह से यानी कि ऐसे सिकुड़ जाती है, खराब हो जाती है, और खराब हो जाने की वजह से अगर मान लो यहाँ पर अंडाणु बन भी रहा है, अंडाणु बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से चल रहा है, अंडाणु बन रहा है, अंडाणु बन भी गया और फिमरी ने इसको कैच कर भी लिया, तो ये अंडाणु आगे गति नहीं कर पाएगा, आगे गति नहीं कर पाएगा। और अगर आगे गति नहीं करेगा तो फिर बेचारा शुक्राणु आ भी जाए, ये यहीं पे बैठा है ना, शुक्राणु आ भी जाए, यहाँ बेचारा वेट करके 2 दिन के बाद वो भी मर जाएगा। ठीक है, इसका वेट कर रहा था लेकिन नहीं आया, अंडाणु नहीं आया, ठीक है, तो वो यहीं पे मर जाएगा। इससे कहते हैं PID। क्या कहते हैं? PID। तो इसकी वजह से भी मादा के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये तो मैंने कारण बताए हैं, अभी तो हम ART पे तो पहुंचे ही नहीं है, आर्ट पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। ये तो कारण है कि इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है, नर और मादा एक दूसरे, या यूं कह सकते हैं नर और मादा फर्टाइल क्यों नहीं हो सकते हैं, वो निषेचन माता पिता क्यों नहीं बन सकते हैं, ये हो गए कारण। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।
हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या, अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं आर्ट के बारे में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? वरदान है एक तरह का उन पेरेंट्स के लिए या उन दंपति के लिए जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आर्ट यानी कला, इस कला की वजह से वो माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो आर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आज। आर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला हम पढ़ेंगे IVF। अच्छा ये क्या पहला वाला कुछ नहीं है, ये सारी एक साथ ही पढ़ाऊंगी मैं, सभी को एक साथ पढ़ेंगे, बट इनका पहले नाम ध्यान होना चाहिए आपको। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को हम पात्रे निषेचन भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। दूसरा हम पढ़ेंगे ET के बारे में, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब होता है भ्रूण स्थानांतरण, भ्रूण स्थानांतरण। फिर हम पढ़ेंगे जिफ्ट के बारे में। जिफ्ट ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। फिर हम पढ़ेंगे IUT के बारे में। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण या गर्भ स्थानांतरण, कुछ ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, बट वो ज़्यादा हिंदी में भी याद नहीं रखना है, क्योंकि NCERT के अंदर एक दो शब्द कुछ की हिंदी दे रखी, कुछ की हिंदी नहीं दे रखी, तो आप ये याद रखो। इनके पूरे नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनका पूरा नाम क्या है, ZIFT का पूरा नाम क्या है, क्या समझते हो आप इससे, IUT का पूरा नाम बताइए, तो ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप तो बस ऐसे ध्यान रखो, जो लिखवा रखा है उसको ध्यान रखो। ठीक है, बाकी हिंदी में तो अब आप खुद ही कन्वर्ट कर लो। जाइगोट यानी कि युग्मनज, इंट्रा यानी कि अंतः, फेलोपियन ट्रांसफर यानी कि जो फेलोपियन नलिका होती है, डिंब वाहिनी स्थानांतरण। ठीक है, और इंट्रा यानी कि अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा क्या, वो तो आएगा जो आएगा, बट फिर भी चलो फिर इसके बारे में बताती हूँ ये सारी चीज़ें है क्या। मुझे पता है इतना क्या पढ़ा दिया आपने, इतने बड़े बड़े नाम लिखवा दिए, क्या है ये, अभी बताती हूँ, टेंशन नहीं लेनी है ना। मिटा दूँ? चलो एक काम करते हो, इसको भी मिटा दूँ, मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए। ये तो पता ही है ना, हम आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कला पढ़ रहे हैं, कला बच्चे पैदा करने की कला पढ़ रहे हैं हम। चलो भाई, एक मान लो, कितना गंदा बना है, ये कोई मेल है, ठीक है, एंड ये कोई फीमेल है। ये कोई फीमेल है, ये दोनों मम्मी पापा बनना चाहते हैं, बनना देंगे, कोई बात नहीं। ये दोनों मम्मी पापा बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, इतने दिन हो गए शादी को, 2 साल हो गए शादी को, लेकिन बन नहीं पा रहे। ठीक है, अब क्या करें, इसको बोलो भाई रो मत। बेचारा रो रहा था, ये बहुत रो रहा था, ये कह रहा है मैं पापा नहीं बन पा रहा हूँ, ये भी रो रही है। हालांकि लग रही है ऐसा रहा है जैसे स्माइल कर रहे हैं, स्माइल नहीं करवाते, इनको थोड़ा सा शेड कर देते बेचारों को। ये लो, ठीक है, दोनों ही रो रहे हैं, माता पिता बना दो हमें। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं रो मत भाई, तेरे लिए भी कुछ करते हैं,
क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेल को बोलेंगे तू अपना क्या दे, स्पर्म दे। तो ये क्या करेगा, अपना स्पर्म एक टेस्ट ट्यूब नहीं कहेंगे उसे, क्या कहेंगे उसको, टेस्ट ट्यूब ही कहेंगे, ठीक है। एक उसके अंदर कांच की एक बोतल के अंदर मान लो इसने भर के अपना क्या दे दिया, स्पर्म के दे दिया, इसके अंदर शुक्राणु डाल दिए, इसने अपने शुक्राणु को डाल दिए, ठीक है। इसने अपने एक कांच की जो छोटी सी बोतल आती है उसके अंदर उसको शुक्राणु डाल दिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो शुक्राणु डाल दिए, ठीक है। और इसको कहते हैं भाई तू भी अपने अंडाणु दे। अब अंडाणु दे तो कोई शरीर में पड़े तो नहीं है कि अंडाणु पड़े हैं तो चलो ले लो। इसके लिए क्या करना, आपको पता है मेल में तो शुक्राणु बनता ही रहता है, कभी भी बन जाता है, हमेशा बनता ही रहता है। बट फीमेल के अंदर अंडाणु कब बनेगा, जब उसको कुछ हार्मोन्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हार्मोन्स इसके अंदर डाले जाते हैं। अब आपको पता है हार्मोन्स कौन से डाले जाएंगे, जो पुट्टिकाएं होती है वो वृद्धि किसकी वजह से करती है, हार्मोन्स की वजह से, LH एंड FSH की वजह से वृद्धि करती है। तो ऐसे ही कुछ इसके अंदर हार्मोन्स डाले जाएंगे जिसकी वजह से कि इसके अंडाशय के अंदर क्या हो, अंडाशय के अंदर क्या बनने लग जाए, अंडाणु बनने लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा अंडाणु बनने लग जाए तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये है गर्भाशय, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ठीक है। ये चलो गर्भाशय हो गया, ये वेजाइना हो गई, इसके अंदर बन गए इसके अंडाणु। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर महीने एक फीमेल एक ही अंडाणु बनाती है, बट वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना। हम तो यहाँ पर बाहर से हार्मोन डाल रहे हैं, नेचुरल कहाँ हो गया, बाहर से हार्मोन डालकर फिर अंडाणु बनवा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक अंडाशय में खूब सारे अंडाणु बन जाते हैं, खूब सारे अंडाणु बन जाते हैं, ठीक है। 2 4 5 6 जितने भी हैं, एक से ज़्यादा बन जाते हैं अंडाणु। तो उन अंडाणु को हमें लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से वेजाइना से एक नलिका को प्रवेश करवाएंगे और यहाँ से होते हुए इसमें एक नलिका को अंडाशय के अंदर प्रवेश करवा देंगे और अंडाशय से यहाँ से अंडाणु को क्या करेंगे, खींच कर बाहर निकाल देंगे। तो खूब सारे अंडाणु आ गए। तो खूब सारे अंडाणु को क्या करेंगे, जैसे ये एक पेट्री डिश लेंगे और इसके अंदर क्या डाल देंगे, अंडाणु और शुक्राणु दोनों को डाल देंगे। मान लीजिए कि ये अंडाणु है, खूब सारे अंडाणु हैं, ये अंडाणु है, ये अंडाणु है, और इसी के अंदर जो यहाँ से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो शुक्राणु लिए थे उन शुक्राणु को भी इसमें डाल देंगे। डाल दो, ये डाल दिया, ये शुक्राणु को डाल दिया, ठीक है। अच्छा शुक्राणु ऐसे ही निषेचन नहीं करेगा इससे अंडाणु से। ऐसे नहीं कि चलो शुक्राणु को डाल दिया, अंडाणु डाल दिया, चलो निषेचन। ऐसा तो कोई घर पे भी कर देगा, फिर तो घर पे भी, हालांकि नहीं होता है, मजाक कर रही हूँ, बट ऐसा थोड़ी होगा। क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि शुक्राणु के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ध्यान है ना, शुक्राणु के ऊपर हमने एक झिल्ली बनाई थी, क्योंकि शुक्राणु एक कोशिका है तो झिल्ली तो होगी, प्रेजेंट होगी। तो शुक्राणु के ऊपर एक झिल्ली होती है। तो सबसे पहले हमें उस शुक्राणु की झिल्ली को कुछ केमिकल से हटाना पड़ेगा। हम नहीं हटाएंगे, डॉक्टर्स हटाएंगे। उस झिल्ली को हटा देते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन रिएक्शन। हालांकि ये कैपेसिटेशन रिएक्शन जो है वो गर्भाशय के अंदर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, ठीक है ना। बट बाहर से क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ केमिकल डाल के उसको झिल्ली को हटा देंगे। झिल्ली को क्यों हटाएंगे, हटाना जरूरी है। झिल्ली नहीं हटेगी तो एक्रोसोम के जो अंदर जल अपघटनी एंजाइम पड़े थे वो बाहर कैसे आएंगे, अंडाणु को कैसे भेदेंगे, कैसे, है ना। तो हटाना पड़ेगा। तो फिर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर मिला देंगे। मिला दिया, अब क्या होगा, अब देखना, अब इसमें बनेगा क्या, युग्मनज बनेगा। चलो अब यहाँ पर युग्मनज बना लो। ये एक मान लो कि शुक्राणु अंडाणु मिला और ये युग्मनज बन गया। पहली चीज तो ये युग्मनज बना, चलो ये युग्मनज बन गया। युग्मनज, युग्मनज का मतलब क्या होता है, जाइगोट। जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो इससे बनती है एक नई संरचना जिसे जाइगोट कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब सुनो ध्यान से, ये शुक्राणु और अंडाणु को हमने बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया ना, शरीर के अंदर थोड़ी हुआ। हमने तो पेटी डिश ली, उसके अंदर इसको शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन करवाया। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पात्रे निषेचन। क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन। और पात्रे निषेचन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, IVF। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर,
यानी लेब में, लेब के अंदर, ठीक है, इन द लेब, लेब में, इन विट्रो का मतलब लेब में। तो हमने क्या किया, लेब के अंदर इनको क्या किया, दोनों को फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाई और कुछ नहीं किया। अभी क्या किया है हमने, इस लड़के से क्या ले लिए, शुक्राणु ले लिए, इस लड़की से क्या ले लिए, अंडाणु ले लिए, इसमें हार्मोन डाले, अंडाणु निर्माण हुआ, अंडाणु ले लिया, दोनों को एक कटोरी के अंदर, कटोरी नहीं होती है वो, उसको क्या कहते हैं हमने, पेट्री डिश कहते हैं, तो उसके अंदर ले लिया, शुक्राणु अंडाणु मिल गए, युग्मनज बन गया। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से समझना, अब क्या होगा, इसको थोड़ा मैं इसको इधर बना रही हूँ, है ना, इसी को मैं इधर बना रही हूँ, बाद में स्क्रीनशॉट लेना है ना आपको, स्क्रीनशॉट क्या बोल रही हूँ मैं, ये इसमें आपने ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, शुक्राणु ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करवाना है, नॉर्मल जैसे भाई महिला चाहती है कि मैं तो वैसे ही माँ बनूं जैसे एक हर प्रत्येक स्त्री प्राकृतिक रूप से बनती है, मुझे तो वैसे ही माँ बनना है, मेरे बच्चे को बाहर पैदा मत करो, और हो भी नहीं सकता, इतनी कहाँ से अब आप माध्यम लाओगे इतना कि बच्चा बाहर ही पूरा पूरा बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें युग्मनज को किस में ट्रांसफ़र करना है, माता के शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। शरीर का मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जननांग के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो दो विधियाँ है इसकी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, माता के शरीर के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करेंगे, दो तरह से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो भाई एक फीमेल कहती है कि नहीं भाई मेरे तो क्या करो आप बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल शुरुआत से मुझे सब कुछ देखना है, मुझे सब शुरुआत से ऐसे जैसे मम्मी नॉर्मल स्त्री मम्मी बनती है वैसे ही मुझे बनना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ये मान लो फेलोपियन ट्यूब है, ये इसका अंडाशय है, कोई काम अभी तो क्या काम का आएगा, ये भी फेलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है। तो अब क्या किया जाएगा, इस युग्मनज को यहाँ से उठाया जाएगा और इसको लेकर एक नलिका के द्वारा इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बच्चों, इसके अंदर, किसमें, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी शर्तें, क्या शर्तें पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। कब, देखो युग्मनज तो बन गया, लेकिन 8 कोशिकीय अवस्था से पहले, 8 कोशिकीय अवस्था से पहले, मतलब युग्मनज बन गया, युग्मनज में आपको भी पता है कि विदलन की क्रिया होगी, समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं बनेगी। लेकिन 8 कोशिका बनने से पहले अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इसको एक नलिका के द्वारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इस क्रिया को कहते हैं क्या, किधर लिखो, इसको कहते हैं ZIFT, क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट, जाइगोट है नहीं है, हालांकि ये अभी जाइगोट है नहीं, बट फिर भी कह देते हैं इसको जाइगोट इंट्रा, इंट्रा यानी अंदर, किसमें, फेलोपियन, फेलोपियन है ये, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। तो जाइगोट को आपने कितनी अवस्था से पहले, 8 कोशिकीय अवस्था से पहले, 8 कोशिका नहीं बनने उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, इसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। इसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, क्या कहेंगे, सॉरी फेलोपियन ट्रांसफ़र, ट्यूब नहीं, फेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। समझ में आ गई बात, युग्मनज तो बन गया लेकिन 8 कोशिका अवस्था से पहले ही इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसे हम कहेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। क्लियर है, चलो अब मुझे जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ये तो हो गई बात जिफ्ट की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं IUT की। IUT क्या है, कोई फीमेल चाहती है, कोई फीमेल चाहती है कि नहीं भाई मेरे तो थोड़ा दिन में वेट कर लूँगी, आप है ना, जो बच्चा बन रहा है ना, मेरा जो बच्चा है ना, वो फीमेल कह रही है कि मेरा जो बच्चा है उसको आप क्या करो, इधर बना रही हूँ, इधर समझ रहा है इसको ध्यान से, कि आप उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र मत करो, आप तो उसको क्या कर दो, जो गर्भाशय है गर्भाशय के अंदर ही उसको ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर। लेकिन ये अवस्था कब होनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ी भाई 8 कोशिकीय अवस्था से पहले, और ये अवस्था कब होनी चाहिए, 8 कोशिकीय अवस्था के बाद, 8 कोशिकीय यानी 8 कोशिका बन जाए उसके बाद, 8 कोशिकीय अवस्था के बाद, 8 कोशिका बन जाए उसके बाद में, ठीक है,
उसको जाइगोट को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस एंडोमेट्रियम में, ये यूं कह सकते हैं गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, गर्भाशय में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी वजह से इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, IUT। क्या कहते हैं, IUT। इंट्रा यानी अंदर, यूटेराइन यानी गर्भाशय, टी यानी ट्रांसफर। गर्भाशय के अंदर आपने क्या किया, युग्मनज को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि ये युग्मनज नहीं है, भ्रूण कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना। तो इसको आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया है, किसमें, गर्भाशय के अंदर। इसे क्या कहेंगे, IUT कहेंगे। क्या कहेंगे, IUT कहेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ही प्रोसेस जिफ्ट के अंदर आपने युग्मनज को 8 कोशिकीय अवस्था से पहले आपने किसमें ट्रांसफर किया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया। 8 कोशिकीय अवस्था के बाद में उसको किसमें ट्रांसफर किया, जो कि इसमें निषेचन हो गया था बाद पहले, उसमें उसको आपने किसमें ट्रांसफर किया, एंडोमेट्रियम के अंदर, ये यूं कह सकते हैं गर्भाशय के अंदर। तो ये दोनों ही ट्रांसफर क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है, आपने भ्रूण को स्थानांतरित किया। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब भ्रूण स्थानांतरण। वैसे मैंने पहले लिखा दिया, इसीलिए मैंने पहले लिखा रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये आगे जगह मिलेगी नहीं, स्थानांतरण आगे जगह मिलेगी नहीं, कैसे करेंगे फिर, है ना, बोर्ड पे पूरा खचाखच भर जाएगा। इसलिए वैसे मैंने ये पहले फुल फॉर्म लिखवा दी है। ET के 2 प्रकार है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 प्रकार है। या तो 8 कोशिका बनने से पहले ही आप उसको फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करवा दो, इसे जिफ्ट कहेंगे, या फिर 8 कोशिका बनने के बाद में उसको किसमें ट्रांसफर करवा दो, गर्भाशय के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, IUT कहेंगे। तो IUT और जिफ्ट दोनों किसके प्रकार हो गए, एम्ब्रियो ट्रांसफर के। एम्ब्रियो यानी भ्रूण को आपने ट्रांसफर करवाया, कहाँ करवाया, या तो फेलोपियन ट्यूब में करवाओ या गर्भाशय के अंदर करवाओ। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ भैया, अब देखो इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि ये जिफ्ट को आपने इसमें ट्रांसफर करवाया, फिर आगे क्या, आगे कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे आपको पता है ना, मैंने बताया था कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये इधर गति करता जाता है, इधर गति करता जाएगा, फिर आगे इसी के अंदर जो एंडोमेट्रियम होगी ना, उसके अंदर आकर ये अपने आप बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ये उसमें अंतर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसे ही माँ बनेगी। ये जो भी माँ बनने वाली है, ये जिसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि एक नॉर्मली मम्मी माँ बनती है, या नॉर्मली मादा जो है वो माँ बनती है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जिफ्ट एंड IUT किसके प्रकार हैं, ET के प्रकार हैं। ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एक हमने पढ़ा IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो शरीर माता, इन विट्रो किसे कहते हैं, देखो एक आएगा आपके इन वाइवो और एक है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब शरीर से बाहर निषेचन, इन वाइवो का मतलब शरीर के अंदर निषेचन। वो भी आगे पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और बच्चे थक जाएंगे ये पढ़ के, है ना। और सारा एक साथ पढ़ोगे समझ में भी नहीं आएगा, भूल जाओगे आप लोग। तो आज का जितना भी पढ़ा है उसको आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में उतारोगे, नोट्स आप लिखोगे, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे। बताने का मतलब ये कि हाँ हमने नोट्स बना लिए हैं इसके। ठीक है, वैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली है, आज तो बहुत कुछ लिखवाया है मैंने, तो नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर डालूंगी, मैं इसके क्वेश्चन फटाफट से, उसके भी आपको आंसर करने हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 101% आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना। IVF पढ़ लिया हमने, ET पढ़ लिया हमने, जिफ्ट पढ़ लिया हमने, IUT पढ़ लिया, ये चारों चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगर इनमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं कि कमेंट करते हैं आप आंसर नहीं करते हो, कमेंट के अंदर जो चीज़ अगर शॉर्टली बताने की हो ना तो वो मैं कमेंट में आंसर कर दूँ, लेकिन कोई चीज़ समझाने की है तो मैं उसमें कमेंट में क्या समझाऊंगी आपको। तो फिर आप क्या किया करो कि जैसे ही क्लास देखते हो, अच्छा अब ये भी है कि पुरानी क्लासों के ऊपर कमेंट आते तो इतने सारे कमेंट वो चेक नहीं कर पाते हैं। जैसे नया वीडियो होता है तो नया वीडियो को तो चलो मेरे को जैसा टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ, भाई हाँ ये नई क्लास है, इसके ऊपर क्या कमेंट है, फटाफट से देख लिया जाता है। तो जैसे ही आप क्लास देखो, उसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, ताकि मैं अगली क्लास के अंदर आपको वापस वो समस्या को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, वैसे हालांकि मैं पुराना वाला बिल्कुल वापस रिवाइज करवाती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो ये कंप्लीट है अपना, क्या हो गया सारा। पहले आप स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं आपने। तो ये हमने किया क्या है, ले लिया। हमने किया क्या है, हमने आर्टिफिशियल तरीके से, एक्चुअली आर्टिफिशियल तरीके से ही है,
बाकी तो बाद में तो माँ के अंदर ही सब कुछ क्रियाएं होने वाली। कृत्रिम रूप से इन दोनों को मम्मी पापा का बना दिया। ये दोनों थे ना, रो रहे थे बेचारे, इनको मम्मी पापा बना दिया है, ठीक है ना। बाहर फर्टिलाइजेशन किया, फिर फर्टिलाइजेशन से जो युग्मनज बना उसको मम्मी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। चाहे आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करो, चाहे आप गर्भाशय में ट्रांसफ़र करो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा नहीं, डॉक्टर की इच्छा या माता पिता की इच्छा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास समाप्त। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारी लाइक करना है, बहुत सारे का क्या मतलब, एक बार ही आप लाइक कर सकते हो, बट लाइक ज़रूर करना है। जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे लाइक तो करते नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कि भाई लाइक नहीं आ रहे हैं, अच्छे कमेंट नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। इतना मेहनत करो आपके लिए, ऐसा नहीं है कि क्लास लेना कोई आसान चीज़ होती है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है ना। जैसे जैसे आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं हम लोग कि बच्चों का कोर्स पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं ये चीज़ हमेशा बोलती भी हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, कोशिश करने पर ही क्लास ले पाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि फटाफट से आपकी क्लास हो जाए, एंड बिल्कुल होगी, अब होगी, है ना। तो अपना 4th लेसन भी देखो, 3 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4th लेसन का बस आज की क्लास हो गई, एक क्लास में ले लूँगी, फिर 4th लेसन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5th लेसन स्टार्ट करेंगे, ऐसे 6th 4th 7th ऐसे करते जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके लिए हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप भी थोड़ी मेहनत कर दो, लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर आप जब करते हो ना, तो मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, फिर मेरे को लगता है कि फटाफट से क्लास लेनी चाहिए ताकि अच्छे कमेंट मिलेंगे, है ना। थोड़ी सेल्फिश तो मैं भी हूँ, है ना। तो कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे बड़ी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको इंग्लिश मीडियम की क्लासेस ज़्यादा मिलती हैं, हिंदी मीडियम की नहीं मिल पाती है, बहुत परेशान होते हैं बच्चे। तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, कम से कम आप अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर ही सकते हो ना, आपकी क्लासमेट्स हैं उनको तो शेयर कर ही सकते हो, पड़ोसी में कोई है उनको आप शेयर कर ही सकते हो, है ना, कि भाई आप लोग भी हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, उनको देखो और फ़ायदा उठाओ, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।